नमस्कार दोस्तों। फन फैक्ट की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है ये त्योहार सबके जीवन में बहुत सारी रोशनी और खुशियां लेकर आए। तो त्योहार के इस माहौल के साथ साथ क्यों ना अपनी जानकारी के सफर को भी जारी रखा जाए। आज हम अपनी संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे आर्टिकल 121 से 125 तक। पता है, ये वो नियम है जो हमारे देश के सबसे बड़े स्तंभों मतलब पिलर्स के काम करने का तरीका तय करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि संसद और अदालतों के बीच की सीमा रेखा क्या है, राष्ट्रपति के पास ऐसी कौन सी खास पावर है जिससे वो कानून बना सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की नींव कैसे रखी गई और जजों की आज़ादी को कैसे पक्का किया जाता है, और हाँ, आखिर में इन सबका एक क्विक रिकैप भी करेंगे। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव है शक्तियों का बंटवारा, जिसे कहता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, ये लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। ये पक्का करता है कि सरकार की कोई भी एक ब्रांच मतलब कोई भी एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए, और आर्टिकल 121 और 122 बस इसी बैलेंस को बनाने के लिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लगाम किसके हाथ में है? क्या संसद कोर्ट के काम में दखल दे सकती है या फिर कोर्ट संसद की कार्यवाही पर सवाल उठा सकती है? इसका जवाब अगले 2 आर्टिकल्स में छिपा है। यहाँ देखिए, संविधान ने एक बहुत ही साफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। एक तरफ आर्टिकल 121 संसद को रोकता है कि वो जजों के काम पर बेवजह चर्चा ना करें, और दूसरी तरफ आर्टिकल 122 कोर्ट को रोकता है कि वो संसद के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। ये एक दूसरे के लिए सम्मान और आजादी का प्रतीक है। तो आर्टिकल 121 इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर सांसद किसी जज के फैसलों पर संसद में बहस करने लगे तो क्या कोई भी जज बिना किसी राजनीतिक डर के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये नियम जजों को इसी पॉलिटिकल प्रेशर से बचाता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ कानून और सबूतों के आधार पर न्याय कर सके। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई जज जवाबदेह नहीं है। संविधान ने एक बहुत ही सीरियस और मुश्किल प्रक्रिया बनाई है जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। ये वो अकेली सिचुएशन है जब संसद में किसी जज के बर्ताव पर चर्चा हो सकती है, लेकिन ऐसा भी तभी होगा जब उन पर सिद्ध कदाचार मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता का आरोप हो। और ये प्रोसेस इतना मुश्किल इसलिए है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अच्छा, अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, आर्टिकल 122। ये आर्टिकल संसद को अपना काम करने की पूरी आज़ादी देता है। मतलब संसद के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो किया गया, किसी बिल पर वोटिंग कैसे हुई, इन सब मामलों को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसको ना एक बहुत आसान उदाहरण से समझिए। जैसे क्लासरूम में टीचर का अधिकार होता है कि क्लास कैसे चलेगी, ठीक वैसे ही संसद के अंदर स्पीकर और सदन का अधिकार होता है। यह नियम पक्का करता है कि संसद बिना किसी बाहरी दखल के अपना काम आराम से कर सके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखते हैं। जब संसद छुट्टी पर हो मतलब काम नहीं कर रही हो, तब देश के लिए जरूरी कानून कैसे बनते हैं? यहीं पर आती है राष्ट्रपति की एक बहुत ही खास शक्ति, जिसके बारे में आर्टिकल 123 में बताया गया है। तो आखिर ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का इमरजेंसी कानून है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए, तो राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, पक्का नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कभी भी अध्यादेश जारी कर दे। नहीं, इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, संसद का कोई सेशन न चल रहा हो। दूसरी, राष्ट्रपति को ये लगना चाहिए कि हालात सच में ऐसे हैं कि तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। और तीसरी, कि ये एक्शन एक कानून के जरिए ही लिया जा सकता है। याद रखिए, ये एक अस्थायी शक्ति है। जैसे ही संसद की बैठक दोबारा शुरू होती है, इस अध्यादेश को 6 हफ्ते के अंदर अंदर संसद से पास करवाना ही होता है। अगर संसद इसे मंजूरी नहीं देती तो ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। ये नियम पक्का करता है कि कानून बनाने की असली शक्ति संसद के पास ही रहे। अब हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र के एक और बहुत मजबूत स्तंभ की, हमारी न्यायपालिका की।
आर्टिकल 124 हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की नींव रखता है। ये आर्टिकल बताता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस और दूसरे जज होंगे और इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अपील कोर्ट ही नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा काम है संविधान और हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। इसीलिए तो इसे हमारे संविधान का गार्जियन यानी संरक्षक भी कहा जाता है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि जज को राजनीतिक दबाव से कैसे बचाया जाता है, लेकिन एक और चीज़ है जो निष्पक्षता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है पैसों की सुरक्षा। आर्टिकल 125 इसी के बारे में है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी जज को हर वक्त ये चिंता सताए कि सरकार उसकी सैलरी कम कर सकती है या उसकी पेंशन रोक सकती है, तो क्या वो सरकार के खिलाफ कोई निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? शायद नहीं। यहीं पर आर्टिकल 125 का रोल आता है। आर्टिकल 125 ये तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी और भत्ते संसद कानून बनाकर तय करेगी। और सबसे ज़रूरी बात, एक बार किसी जज की नियुक्ति हो जाने के बाद उनकी सैलरी या भत्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनकी आज़ादी की रीढ़ की हड्डी है। तो हमने 5 बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल्स को समझ लिया है। चलिए एक बार फटाफट से इनको दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो आर्टिकल 121 और 122 संसद और कोर्ट के बीच बाउंड्री तय करते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को इमरजेंसी में कानून बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 124 हमारे सुप्रीम कोर्ट को बनाता है और आर्टिकल 125 जजों की फाइनेंशियल आज़ादी को पक्का करता है। कुल मिलाकर ये 5 आर्टिकल्स सिर्फ नियम नहीं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की मशीन के वो ज़रूरी पुर्जे हैं जो ये पक्का करते हैं कि पावर का बैलेंस बना रहे और कोई भी संस्था अपनी हदों को पार न करे। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इन 5 नियमों में से कौन सा नियम सबसे ज्यादा जरूरी है? जजों की आज़ादी, संसद की स्वायत्ता या फिर इमरजेंसी में कानून बनाने की शक्ति? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।